गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप लोग सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। और ये आशा करते हैं कि आप लोग सभी बच्चे मेरे वीडियो को पसंद करते होंगे और साथ ही इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं वर्ग 7 में। हमारी विरासत जो पुस्तक है, जो कि इतिहास हम लोग मानते हैं, इतिहास के रूप में जाना जाता है हमारी विरासत। और इसमें हम लोग अध्याय 3 जो है दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान जो अध्याय है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। और बच्चों, भाग 2 पढ़ने से पहले हम लोगों ने हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाग 1 के बारे में। और भाग 1 के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ये लेंगे कि हमारा जो दिल्ली, जिसको दिल्ली दिलवालों के लिए कहा जाता है, जो कि आज पूरे भारतवर्ष की जो है वो वर्तमान राजधानी है, इस राजधानी पर 1206 से लेकर 1526 तक जो है तुर्क शासकों की जो है सत्ता रही। और इन्हीं तुर्क शासकों को जो है दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इसके बारे में एक चार्ट भी हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोग जो है उस चार्ट को अगर भूल गए होंगे तो आप इस चार्ट को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग जो है 5 वंशों ने, तुर्क वंशों ने जो है दिल्ली की सत्ता पर जो है अपना अधिकार जमाकर शासन चलाया। आज हम लोग देखेंगे भाग 2 में ममलुक वंश, ठीक है। तो बच्चों, ये थोड़ी सी जानना है कि गजनी याद आया? अरे नहीं, पिक्चर का नाम नहीं, जो गजनी पिक्चर है आमिर खान वाला, वो नहीं। गजनी, जो कि गजनी एक जगह का नाम है। और यह गजनी जो है वह गजनी और हेरात के मध्य स्थित एक गौर शासक थे, जिसका नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोइजुद्दीन के बारे जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि ममलुक वंश जो है वह अरबी शब्द है, ठीक है। ममलुक वंश जो है वह अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। यानी अगर कोई पूछेगा कि ममलुक का मतलब, ममलुक का मतलब हो जाता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। तो गुलामी कहने का मतलब क्या है? किसी के अधीन रहना, दास बनना, ठीक है, दास होना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ममलुक वंश के जो है कुल 11 शासक हुए, जिसमें से हम लोग मुख्य शासकों के बारे में जानेंगे, जैसे कि ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, है ना। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनमें से जो 3 शासक है, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, जो थे वो दास थे। तो आखिर ये दास किसके थे? ठीक है, नौकर दास किसके थे? तो एक गजनी, जो कि अरब देश का जो है अरब से जो है एक छोटा सा जगह है गजनी, ठीक है। और यह गजनी जो है, गजनी और हेरात जो जगह है उसके मध्य में एक गौर शासक जिसका नाम शहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। तो बच्चों, भारत शुरू से ही, प्राचीन काल से ही जो है बहुत ही उन्नत देश के रूप में जाना जाता था। और यह काफ़ी प्राकृतिक स्रोतों का जरिया था। भारत पूरे विश्व का अग्रणी देश था। जैसे अभी अग्रणी देश अमेरिका है, उसी तरह से प्राचीन काल में अग्रणी देश के रूप में भारत जाना जाता था। और विश्व के बहुत सारे देशों के लोगों को हमारा भारत देश अपने ओर आकर्षित किया है। और उसी आकर्षित में जो थे वो मोहम्मद गौरी थे, ठीक है। तो गौर के शासक शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी ने तराइन के पहले, चूंकि तराइन का 2 युद्ध हुआ था, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, लेकिन वो हार गए। किससे? मोहम्मद गौरी से, या शहाबुद्दीन या मोइजुद्दीन गौरी से,
ठीक है, ये हार गए। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, है ना, ये एक राजा थे और इनको अपने ही लोगों ने हराने का काम किया। तो चलिए पृथ्वीराज चौहान की जो है कहानी हम लोग कभी और जो है फुर्सत में हम लोग देखेंगे। तो पहले युद्ध जो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और तराइन का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध में जो है मोहिउद्दीन गौरी जो है हार गया था बच्चों, ठीक है, पहला युद्ध में। और दूसरा जो युद्ध हुआ, ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और हारने के बाद जो है जो गौरी जो गौरी थे वह विजित मतलब जीते हुए क्षेत्रों को वो क्या करते थे, अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप देते थे। ठीक है, क्या करता था मुइजुद्दीन गौरी कि जो क्षेत्र को वो जीत लेता था, जिस राज्य को वो जीत लेता था, उसको गुलाम सेनापतियों को सौंप कर वह गजनी लौट जाता था। तो उसी में जो है 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का शासन की बागडोर संभाली। और यहाँ से जो है जो आपका शासक है ममलुक वंश, जो है ममलुक वंश का मतलब हो जाता है गुलामी के बंधन से मुक्त शासक। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मुइजुद्दीन गौरी का गुलाम सेनापति था, उसमें गुलाम को ही जो है सैनिक बनाया जाता था। तो उसी के द्वारा, गुलाम के द्वारा जो है वो अपने जीते हुए क्षेत्र को वह सौंप के और गजनी चला गया। और जब 1206 में उसकी मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली पर अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह किस प्रकार से दिल्ली पर अपना जो है शासन चलाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, तो दिल्ली सल्तनत का पहला अगर शासक देखा जाए तो वह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ठीक है, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग इसको कॉपी में लिख भी लेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। अभी हम लोग ममलुक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और बच्चों, और बार बार मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो भी व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे तो वीडियो को पॉज करके जरूर आप उतार लेंगे अपने कॉपी में और उसे याद करने का काम करेंगे, क्योंकि इतिहास जो है थोड़ी सी शासकों के बारे में, थोड़ा ईस्वियों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आप लोग को याद करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब हम लोग थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसे भारत में ममलुक अथवा दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या ममलुक वंश का संस्थापक, है ना, संस्थापक माना जाता है। कभी अगर परीक्षा में आप लोग को पूछ दे कि ममलुक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक के समय राजधानी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान थी और उस समय लाहौर जो है इसकी राजधानी थी, लाहौर राजधानी थी, यानी जीते गए क्षेत्र का। उस समय दिल्ली राजधानी नहीं था। उसने दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया। ठीक है, उन्होंने प्रमुख जो है मस्जिद का निर्माण और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया और मस्जिदों का भी निर्माण आरंभ कराया था। लेकिन यह जो थे वो 1210 ईस्वी में चोगान का मतलब हो गया पोलो।
ठीक है। अब ये पोलो जो खेल होता है वह जैसे हम लोग हॉकी खेलते हैं, ठीक है, तो यह घोड़ों से हॉकी खेला जाता है। आप नेट में सर्च करेंगे पोलो खेल तो उसके बारे में आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो पोलो खेल जो है वह घोड़ों से खेला जाता है। तो खेलते समय घोड़ा से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गई। यानी 1206 ईस्वी में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और 1210 ईस्वी में जो है यह इनकी मृत्यु हो गई। तो लगभग यह 4 वर्षों तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह सुल्तान बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि लाखों का दान देने वाला किसको कहा जाता है तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। यानी क्या है, को लाख बख्श, है ना, इनको लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श होगा, लाख बख्श, बख्श, है ना, यानी लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला भी इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके जो है आप इसे उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अभी हम लोग ममलुक वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह ममलुक वंश के जो है स्थापना किया। उसके बाद जो है उनकी मृत्यु, चूंकि चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय, पोलो जो होता है वो घोड़े में चढ़ के जो है घोड़े से ही खेला जाता है ना, और उसी से जब वो गिर गए तो उनकी मृत्यु जो है हो जाती है। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उनका जो दास है, ठीक है, वो थे इल्तुतमिश, है ना। तो इल्तुतमिश जो है, हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। और इल्तुतमिश जो है वह, इनका शासन जो है इल्तुतमिश का 1211 से 1236 तक, है ना। इसका शासन जो है 1211 से 1236 तक है ना। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है इल्तुतमिश, यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं। सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दास का एक संगठन, याद रखिएगा कि 40 दास का एक संगठन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुर्कान ए चहलगामी, है ना, बनाया, जिसमें 40 दल कहा जाता है। इसे इक्तादारी व्यवस्था चलाई, है ना। ये 40 दास का एक संगठन तुर्कान ए चहलगामी किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और इसने इल्तुतमिश ने इक्तादारी, हम लोग इसके बारे में, इक्तादारी व्यवस्था क्या है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो इन्होंने इक्तादारी का जो है व्यवस्था की थी। इक्ता राज्य का सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी इक्ता जो थी वह राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। 1221 ईस्वी में इसी के काल में चंगेज खां भारत की सीमा तक आया था। यानी चंगेज खां जो है 1221 ईस्वी में भारत की सीमा पर आया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, चंगेज खां बहुत ही फेमस डाकू, है ना, चंगेज खान ना,
चंगेज खां 1221 ईस्वी में जो है वह भारत की सीमा तक आया था। सर्वप्रथम युद्ध अरबी का सोने की सिक्का इन्हीं ने चलाया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का इसी ने चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का है ना, शुद्ध अरबी शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, है ना, इसको याद रखिएगा। अरबी का सोने का सिक्का, शुद्ध अरबी के सोने का, शुद्ध अरबी सोने, है ना, अरबी सोने का सिक्का इन्होंने चलाया था। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। चूंकि हम लोग इस समय पढ़े थे, इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने लाहौर को अपना राजधानी बनाया था, है ना, और इन्होंने ही दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान, है ना। यानी हम लोग इल्तुतमिश जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह लाहौर को राजधानी बनाया था, जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है। और इल्तुतमिश जो थे वो क्या किए, दिल्ली का राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। खलीफा ने अपने शासन का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। क्योंकि खलीफा जो था वह जो है पूरे विश्व का वही अधिकार देता था कि कौन राज्य पर कौन राजा बनेगा। जब तक उससे ऑथराइज नहीं मिलता था खलीफा से, तब तक जो है वह पूर्ण रूपेण राजा नहीं बनता था। तो खलीफा से अपने शासन का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने वाला वह दिल्ली का पहला इल्तुतमिश ही सुल्तान था, जो कि वैधानिक अधिकार लिया हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर जो हैं वो कौन कौन हैं। तो बहुत सारे शहर हैं, आप लोग यहाँ पर जो है पिक्चर में देख सकते हैं कि उन्होंने किन किन शहरों को अपने जो है जीते गए प्रमुख शहर हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसको आप लोग वीडियो को जो है पॉज करके महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग उतार लेंगे और इसे याद करेंगे। इसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद जो है हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पहले महिला शासिका, ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान को बच्चों हम लोगों ने देखा था कि 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240 तक लगभग मतलब 4 वर्षों तक ये शासन की। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था वह रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ ही समय बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए कि इल्तुतमिश का जो बेटा था उसका जन विरोध मतलब लोग उसका विरोध किए, ठीक है, उसके बेटे का विरोध किए। तो उस समय जो है जन विरोध के कारण जो है रजिया को सुल्तान बनने का मौका मिला। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। रजिया के बारे में, दिल्ली की प्रथम भी थी और अंतिम महिला शासिका। इसके बाद कोई जो है दिल्ली के सल्तनत पर जो है आसीन नहीं हुआ, बैठा नहीं, इसलिए इसको प्रथम एवं अंतिम शासिका भी कहा जाता है। रजिया का 4 वर्ष का अल्प शासनकाल होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कब्बा यानी कुर्ता और कुल्हा एक प्रकार की पगड़ी को अपनाया।
यानी यह महिला होकर भी रजिया ने पुरुष पोशाक, है ना, पुरुष पोशाक यानी कब्बा जो है वो कुर्ता को बोला जाता है, और कुला, ठीक है, और कुला यानी एक प्रकार की पगड़ी, ठीक है, को अपनाया। यानी वो महिला होकर भी पुरुषों के जैसा वस्त्र वो पहनती थी। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। यानी यह तुर्क शासकों को जो है तोड़ने का काम और गैर तुर्क शासक जो थे उसको संगठित करने का काम जो है रजिया सुल्तान ने किया। सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय जो है सामंतों के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। तो चूंकि रजिया एक महिला थी और सामंत जो थे वो पुरुष थे, तो पुरुषों को महिला के आगे सिर झुकाना जो है वो अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए दूसरे और उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। यानी उलेमा के अनुसार जो था, जो उन लोग का मुख्य पंडित थे, वो पंडित उलेमा पंडितों को कहा जाता है, तुर्क के पंडितों को। तो उनके मतानुसार जो है किसी महिला को सुल्तान बनना उचित नहीं है, अनुमति नहीं थी। कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों को महत्वाकांक्षी को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। कई इतिहासकारों ने रजिया को भूरी भूरी प्रशंसा की। यानी कुछ जो है कुछ इतिहासकार जो है रजिया सुल्तान को बहुत प्रशंसा करते हैं, जबकि कुछ जो है वह तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षाओं को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। इतिहासकार मिनहाज उल सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महान शासिका थी, है ना, इसको याद रखिएगा। मिनहाज उल सिराज ने रजिया को एक महान शासिका थे, यह उन्होंने कहा, लिखा। बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित और प्रजा की शुभचिंतक, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थी। उसमें बादशाहत के सभी गुण विद्यमान थे। यानी मिनहाज उल सिराज जो कि एक इतिहासकार है, वह बताते हैं कि वह बुद्धिमान थे, वह न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय मतलब न्याय करने में, उदारचित, वो लोगों के प्रति उदार थे, प्रजा का शुभचिंतक थे, प्रजापालक थी और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री भी थी। उसमें बादशाहत के सभी गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के। यानी वो नारी होकर ही जो है उसको लोग, जो सामंत लोग थे वो नहीं चाहते थे, तो बाकी उसको सुल्तान बनने के सभी गुण मौजूद थे, ये मिनहाज उस सिराज के मतानुसार। इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसकी सभी गुण बेकार थे। एक निजामी ने लिखा है, यानी एक और इतिहासकार ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में वह सबसे श्रेष्ठ थे, है ना। यानी एक और इतिहासकार ए निजामी ने, है ना, यह लिखा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थे। यानी इल्तुतमिश के जो लड़का था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। तो वह जब गद्दी पर बैठा तो वह बिल्कुल ही क्या कर सकते हैं कि लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, वो अच्छा शासक नहीं था। तो उसके जगह पर रजिया सुल्तान को बैठाया गया और वो कहीं ना कहीं जो है सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा उसके अंदर में भरी हुई थी। अब इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो है नंबर आता है बलबन का। थोड़ा सा हम लोग जल्दी से जो है ममलुक वंश के जो है ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी से बलबन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों, बलबन जो थे, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने और अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, है ना। इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, यानी यह शासन करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन जो है वह 1266 से 1287 तक ये शासन करते हैं, लगभग 21 वर्षों तक।
और सोच सकते हैं कितना लंबा शासक जो है उस समय जरूर किसी ठोस नीति की वजह से ही शासन किया जा सकता है। उसने 40 दल का दमन किया। जो इल्तुतमिश ने 40 दल का स्थापना किया था, वह बलबन ने 40 दल का दमन कर दिया। क्योंकि ये 40 दल जो थे वो 40 दल का दमन किया। दमन मतलब खत्म करना, ठीक है। वह निरंकुश राजस्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यानी इनके अनुसार, बलबन के अनुसार, इनके अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसके अनुसार, है ना। उसने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। उसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत किया, है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे कि सिजदा और पैबोस ये दो ईरानी प्रथा है। तो सिजदा का मतलब हो गया लेट कर नमस्कार करना, लेट कर नमस्कार करना, ये हो गया सिजदा। और पैबोस जो होता है वो पांव को चुबन लेना। यानी बलबन जो है अपनी सिक्का जो है, अपना शासन सिक्का का धाक जमाने के लिए वह अपने नीचे के अधिकारियों को वह सिजदा और पैबोस जो है वो लागू करवाया, ताकि उस पर एक धाक बनी रहे, है ना, लोग उससे खौफ खाए। क्योंकि ये तो हम लोग देखे कि बलबन जो था वह निरंकुश शासन में विश्वास करता था, यानी जो बोले वही करना है। तो उन्होंने यह दो जो है अरबी का जो है अरबी का जो प्रथा थी उन्होंने लागू करवाया, लेट कर नमस्कार करना और पांव को चूमना। जो यह करता था वो बलबन का पात्र होता था, बलबन का अपना के अधीन होता था। और अगर जो ये नहीं करता था वह बलबन के विरोधी के रूप में जाना जाता था और कहीं ना कहीं सुल्तान जो है उसको नष्ट कर देता था। तो चलिए हम लोग जो है ममलुक वंश के बारे में जाने, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें, बड़ों का आज्ञा जरूर माने और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।